हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। सो बच्चों, हमारा आज का सेशन हमारे चैप्टर एवोल्यूशन का ही कंटिन्यूएशन सेशन है, जहां पर हम रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे आज के सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चा लोग, टुडे विल बी टेकिंग अप द कंक्लूडिंग सेशन फॉर द चैप्टर एवोल्यूशन, जहां पर हम बिगिन करने वाले हैं विद द टॉपिक अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। तो अर्थ पे कैसे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व किए हैं ओवर द टाइम, उसको हम स्टडी करेंगे। और ये सब इवॉल्वमेंट, आपको पता है एवोल्यूशन जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बाद ही अकर किया है। इसका मतलब हमें स्टोरी अपनी वहीं से कंटिन्यू करनी पड़ेगी जहां से हमने छोड़ी थी। तो याद होगा आप सभी को, अपने इस चैप्टर के पहले सेशन में हमने थ्योरीज फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टडी की थी, जिनमें से मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी द ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी। याद है आप सभी को? जल्दी से उसको हम रिकॉल भी करेंगे ताकि हम फर्दर जो सेशन है वहीं से कंटिन्यू कर सके। तो देखिए, हम अगर बिगिन करें अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी, तो हमने देखा था बच्चों, प्रिमिटिव अर्थ पे वो सारे एलिमेंट्स अवेलेबल थे एटॉमिक फॉर्म में, जो कि हमारे प्रोटोप्लाज्म को फॉर्म करते हैं। सो सबसे पहले क्या हुआ था, आप सभी को पता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ से पहले, या फिर पहले लाइफ फॉर्म के ओरिजिन से पहले एक केमिकल एवोल्यूशन अकर किया था। तो जो भी रिक्वायर्ड एलिमेंट्स थे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, दे वर अवेलेबल इन द एटॉमिक स्टेज। अब ये एलिमेंट्स, क्योंकि प्रिमिटिव कंडीशन जो थी अर्थ की, वो बहुत ही ज्यादा, आपको पता है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन थी, जिनमें ये एटॉमिक स्टेज वाले एलिमेंट्स जो थे वो फर्दर रिएक्ट किए टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल मॉलिक्यूल्स फिर फर्दर आपस में रिएक्ट किए टू फॉर्म दी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, दे वर दी मैक्रो मॉलिक्यूल्स, याद है? तो यहां तक फर्स्ट ये जो आपको 3 स्टेप दिखाए जा रहे हैं, दे वर दी केमिकल एवोल्यूशन स्टेप्स, यानी कि ये कीमोजेनी का पार्ट थे। याद है ऑपरेंट हेल्डेन थ्योरी के 3 स्टेप से, वन वाज कीमोजेनी, कीमोजेनी के बाद बायोजेनी। अब देखो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक साथ क्लस्टर करने करे, यानी कि वो इकट्ठा होने लगे, एग्रीगेट करने लगे, एंड दे फॉर्म्ड अ स्ट्रक्चर व्हिच वाज कॉल्ड दी प्रोटोबायोन्ट्स। So they formed the प्रोटोबायोन्ट्स। तो प्रोटोबायोन्ट्स क्या थे? दे वर दी क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और ये सिंपल मेटाबॉलिज्म शो करते थे और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। बट व्हाट हैपेंड वाज, ओवर द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, कुछ म्यूटेशन की वजह से जो न्यूक्लिक एसिड्स इन मैक्रोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट थे, उनमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की एबिलिटी आ गई, एंड दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू द प्रोटोसेल्स। ये प्रोटोसेल्स, जिन्हें हम क्या और बुलाते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम इओबायोन्ट्स। अब ये जो इओबायोन्ट्स हैं, दे वर द वेरी फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स। सबसे पहले लाइफ फॉर्म जो थे, दे वर इओबायोन्ट्स और द प्रोटोसेल्स, और ये ओरिजिनेट किए थे लगभग, आप लिख सकते हो, 2000 मिलियन ईयर्स अगो। एंड यही प्रोटोसेल्स आगे जाके इवॉल्व किए इनटू द प्रोकैरियोट्स। So they developed into the prokaryotes. अब प्रोकैरियोट्स आप सभी को पता है, दे आर ऑल यूनिसेल्युलर। तो सबसे पहले अगर इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, तो देखिए हमने ऑलरेडी देखा था, यहां तक तो बायोजेनी आ जाती है, बायोजेनी के बाद कॉग्नोजेनी आती है। अब देखो कॉग्नोजेनी में क्या देखा था हमने, इनिशियली ये जो प्रोकैरियोट्स थे, दे वर कीमो हेट्रोट्रॉफ, यानी कि ये केमिकल्स को कंज्यूम करते थे फ्रॉम द सराउंडिंग। सो दे वर कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। उसके बाद इनके अंदर एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट का डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से दे वर एबल टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। सो दे बिकेम कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो ये बन गए कीमो ऑटोट्रॉफ्स। एंड फाइनली जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल थी,
उसके स्ट्रक्चर में एक दिन ऑल ऑफ अ सडन एक मॉडिफिकेशन आता है और वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कन्वर्ट हो जाती है इनटू क्लोरोफिल। याद है आप सभी को? एंड नाउ ये क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके, एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट का इस्तेमाल करके, जो ऑर्गेनिज्म थे, जो सिंगल सेल्यूलर या आप कह सकते हो सिंगल सेल वाले जो प्रोकैरियोट थे, दे बिकेम एफिशिएंट इन ट्रैपिंग द सनलाइट एंड दे बिकेम photoautotrophs. So they became photoautotrophs. तो ये जो photoautotrophs थे ना, यस, इसके बेस्ट एग्जांपल हमने लिए थे द ब्लू ग्रीन एल्गे, राइट, साइनोबैक्टीरिया। सो याद है आप सभी को? देखो ये जो photoautotrophs थे, दे वर हैविंग सम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स जो कि सनलाइट को ट्रैप कर लेती थी, हार्वेस्ट कर लेती थी और उस एनर्जी की मदद से वाटर को स्प्लिट करके ऑक्सीजन इवॉल्व करती थी। ऑक्सीजन रेवोल्यूशन याद आ गया होगा आप सभी को। सो दे स्प्लिट वाटर टू रिलीज ऑक्सीजन। याद है आप सभी को? तो इसका मतलब जो पहले लाइफ फॉर्म्स डेवलप किए थे ऑन दिस अर्थ, दे वर यूनिसेल्युलर। सबसे पहले दे वर heterotrophs, chemoheterotrophs, then they modified and changed themselves into chemoautotrophs and then उसके बाद they became photoautotrophs. अब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्थ की लाइफ स्पैन बढ़ता गया, वैसे वैसे ये जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से ये मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स में इवॉल्व करने लगे। कैसे? विल टेक अप अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इट। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म सबसे पहले अराइव किए थे। नाउ अब हम देखने वाले हैं कैसे ये मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स में डाइवर्सिफाई हुए। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में। सो व्हेन वी गो बैक टू अराउंड 500 मिलियन ईयर्स बैक, तो यानी कि हम बात कर रहे हैं द टाइम पीरियड विच इज 500 मिलियन ईयर्स अगो। उस टाइम पर इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो ओरिजिनेट हुए थे और दे वर वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। सो इनवर्टिब्रेट्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, वेरियस इनवर्टिब्रेट्स, दे वर वेरी एक्टिव एंड दे वर फॉर्म्ड आल्सो अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, आगे और थोड़ा बढ़ते हैं समय में। सो नाउ व्हेन वी गो बैक टू अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो, 350 मिलियन ईयर्स अगो आपको देखने को मिलता है द डेवलपमेंट और द इमर्जेंस और एवोल्यूशन ऑफ जॉलेस फिशेस। तो यहां पर इस टाइम पर जॉलेस फिशेस डेवलप हुए। ओके ओके, अब थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं अगर समय में, तो अगर हम बढ़ते हैं अराउंड 320 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पर आपको बहुत सारे सीवीड्स प्रिवेल करते हुए नजर आते थे। सो आपको बहुत सारे क्या मिलते थे? सीवीड्स, और साथ ही साथ अ फ्यू प्लांट्स वर आल्सो सीन। ओके, सो फ्यू प्लांट्स वर आल्सो सीन। नाउ लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो प्लांट्स है ना बच्चों, प्लांट्स आर कंसिडर्ड टू बी द वेरी फर्स्ट organism that invaded land. So they were the first organisms to invade land. मतलब एनिमल्स इससे पहले लैंड पर पहुंचते, उससे पहले प्लांट्स पहुंच चुके थे। सो बाय द टाइम एनिमल्स रीच्ड ऑन द लैंड, the plants were thriving, they were flourishing on the lands, मतलब they were very well established, widespread थे plants उस समय पर, right? Okay, ये इंफॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। Okay, then we move on further। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो कुछ ऐसी फिशेज भी देखने को मिली बच्चों पानी के अंदर जो कि पोजेस करती थी शॉर्ट एंड स्टाउट फिन्स। ओके, और ऐसी वाली फिशेज को हम बुलाते हैं द लोब फिन्स। क्या बुलाते हैं? लोब फिन्स। और इनका जो टाइम था दैट वाज अगेन 350 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, सो 350 मिलियन ईयर्स अगो लोब फिन्स वाली जो ये फिशेस आपको देखने को मिले, जिनकी जो फिन्स थे, इनके जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स थे, दे वर वेरी शॉर्ट एंड स्टाउट, जिसकी वजह से दे कैन कम आउट ऑफ द वाटर ऑन द लैंड एंड ये वापस से वाटर में जा भी सकती थी। दे कैन इजीली गो बैक टू द वाटर ऑल्सो। तो ये जो फिशेस थी, दे आर कंसिडर्ड टू बी evolved into the very first forms of amphibians। मतलब यही फिशेस को माना जाता है कि ये आगे जाके फर्स्ट टाइप के एम्फीबियंस में फॉर्म हुए, बिकॉज एम्फीबियंस के पास क्या कैपेबिलिटी है? दैट दे कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड एज वेल एज इन वाटर। तो ऐसे में सिंस ये वाले फिशेस के पास ये एबिलिटीज थी,
हमको लगता है कि यही वो फिशेस थी जो कि आगे जाके इवॉल्व हुई थी इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस। बट आज इनके हमारे पास कोई भी लाइव स्पेसिमेंस नहीं है। ऑल वी हैव इज देयर डिसेंडेंट्स। तो ऐसी लोब फिन्स को एक्चुअली माना जाता है द एंसेस्टर्स टू द मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स। इनफैक्ट लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। 1938 में, ये फैक्ट मैं यहां लिख देता हूं, इन 1938 में साउथ अफ्रीका में एक फिश पकड़ी गई, और वो जो फिश थी एक्चुअली इट वाज अ सीलोकैंथ, जो कि एक लोब फिन का ही टाइप था। और माना जाता था सारे लोब फिन्स जो हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं, बट सीलोकैंथ जो कि हमको मिल गई थी 1938 में, इट वॉज एक्चुअली अर्लियर प्रिज्यूम्ड टू बी एक्सटिंक्ट, बट इसका एक लाइव स्पेसिमेन पकड़ा गया था साउथ अफ्रीका में, एंड इसीलिए ये माना जाता है इसकी स्टडी की जा सकी बाद में। बट एनीवेज आज के टाइम पर अगर हम देखें प्रेजेंट कंडीशन में, ये तो 1938 की बात है, प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट डे में हमारे पास कोई भी लाइव स्पेसिमेन नहीं है ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ फिशेस, राइट। बट डेफिनेटली ये जो लोब फिन्स हैं दे आर फाउंड टू बी द एंसेस्टर्स फॉर द मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स, जो कि एम्फीबियंस हैं। गॉट इट? ओके। अब नाउ कुछ एम्फीबियंस ऐसे थे जो कि इवॉल्व किए इनटू द रेप्टाइल्स। कैसे इवॉल्व किए? अब ये जो एम्फीबियंस थे ऑलरेडी इनके जो एग्स होते थे दे वर थिन शेल्ड, बट सम ऑफ द एम्फीबियंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग थिक शेल्ड एग्स, और वो जो थिक शेल्ड एग्स थे ना वो सनलाइट में ड्राई नहीं होते थे, ओके और वो फॉर्म किए द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स। बट एनीवेज उन रेप्टाइल्स जो वेरी फर्स्ट फॉर्म रेप्टाइल्स थे जो कि एम्फीबियन से ओरिजिनेट किए थे, उनके हमारे पास आज भी कोई लाइव स्पेसिमेन नहीं है। ऑल वी हैव नाउ इज देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। जैसे कि आज जो आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं ना, वी हैव ऑल दीज रेप्टाइल्स प्रिवेलिंग राइट नाउ, दे आर ऑल नथिंग बट द प्रेजेंट डे डिसेंडेंट्स ऑफ द अर्लियर रेप्टाइल्स। सो हमें जो टर्टल्स मिलते हैं, टॉर्टस मिलते हैं या फिर क्रोकोडाइल्स मिलते हैं, दे हैव ऑल ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एम्फीबियंस। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगले जो 200 मिलियन साल थे आफ्टर दीज रेप्टाइल्स वर ओरिजिनेटेड, तो जो अगला 200 साल का पीरियड था, 200 मिलियन साल का रादर, वो इनके लिए गोल्डन पीरियड था। उस टाइम पर जो रेप्टाइल्स थे ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, दे वर डोमिनेटिंग द अर्थ। उस टाइम पर वो डोमिनेट कर रहे थे, एंड इसी टाइम पर आप देख रहे हो कि आपको फर्न्स, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ना, फर्न्स भी प्रिवेल करते हुए नजर आ रहे थे। बट क्योंकि उस टाइम जो रेप्टाइल्स थे दे वर आल्सो जाइंट, तो ये जो फर्न्स थे दे वर बीइंग ब्रोकन डाउन, और ये फेल करके एक्चुअली स्लोली कोल्ड डिपॉजिट्स में कन्वर्ट होने लगे। तो यहां पर आपको टेरिडोफाइट्स भी जिनमें मेजरली आपको फर्न्स देखने को मिले एट द टाइम व्हेन द रेप्टाइल्स वर डोमिनेटिंग द अर्थ। ठीक है, ओके। अब जो लैंड रेप्टाइल्स उस समय प्रेजेंट थे, उनमें से कुछ ऐसे भी लैंड रेप्टाइल्स थे जो कि वाटर में वापस चले गए, एंड दे इवॉल्व्ड इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके सामने ये इक्थायोसॉरस है, तो यहां पर ये क्या है, दे आर फिश लाइक reptiles. An example over here that we have is ichthyosaurs. ठीक है, so ichthyosaurs जो हैं they are fish like reptiles. तो एक्चुअली कुछ रेप्टाइल्स फ्रॉम द लैंड दे वेंट बैक टू वाटर, एंड वो फिश जैसी एडेप्टेशंस को डेवलप किए, फॉर्मिंग सम टाइप ऑफ रेप्टाइल्स व्हिच वर फिश लाइक। एन एग्जांपल के तौर पे वी हैव इक्थायोसॉर्स, राइट। बट ऑन लैंड उस समय पर डोमिनेट डेफिनेटली ऑफ कोर्स कर रहे थे द डायनासोर्स, द जायंट क्रीचर्स, ओके। एंड जो सबसे बिगेस्ट था इन सभी डायनासोर्स में, कैन यू गेस व्हिच वन इट कुड बी? यस, द टिरेनोसोरस रेक्स, जिसको कि हम टी-रेक्स भी बुलाते हैं। सो यहां पर लैंड पर जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे जो रेप्टाइल्स, दोज वर डायनासोर्स, और उनमें से सबसे लार्जेस्ट वन वाज द टिरेनोसोरस रेक्स, जैसे आप बहुत कॉमनली टी-रेक्स के नाम से बुलाते हो। याद है आप सभी ने जुरासिक पार्क तो देखी ही होगी, जहां पर ये डेंजरस फॉर्म्स को दिखाया जा रहा है, जो कि लगभग कितने फीट लॉन्ग होते थे? दे वर अराउंड 20 फीट हाई,
ओके 20 फीट हाई होते थे, और तो और दे वर हैविंग वेरी वेरी फियरसम डैगर लाइक टीथ जो किसी को भी डरा सकते थे. So these were prevailing at that time. But all of a sudden 65 million years ago ये सारे के सारे जो डायनासोर्स हैं ये डिसअपियर हो जाते हैं फ्रॉम द अर्थ. एंड किस वजह से डिसअपियर हुए? अब देखो यहाँ पर कई सारे स्पेक्यूलेशंस लगाए जाते हैं. माना जाता है कि अर्थ पे आके ऐसा कोई मेटेराइट था जो टकराया था, जिसकी वजह से सडन एक्सप्लोजन की वजह से दीज ऑल डायनासोर्स गॉट डिसअपियर्ड. ऐसा भी माना जाता है क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे अर्थ पे, जिसको ये जो एनिमल्स है या लाइफ फॉर्म्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, थ्राइव नहीं कर पाए उसमें, इस वजह से दे गॉट एक्सटिंक्ट. और कुछ ऐसा भी मानते हैं कि ये जो डायनासोर्स हैं ये आज की मॉडर्न डे बर्ड्स में इवॉल्व हो गए. ओके तो ऐसा भी माना जाता है कि आज जो हमें बर्ड्स देखने को मिलती हैं वो एक्चुअली में पास्ट फॉर्म्स में डायनासोर्स थे. ओके ओके अब बढ़ते हैं बर्ड्स के बाद फाइनली टुवर्ड्स दी मैमल्स. अब देखो मैमल्स जब ओरिजिनेट किए ना, दे वर वेरी टाइनी, दे वर श्रू लाइक, आपको श्रू की तरह देखने को मिलते थे. सो दे वर श्रू लाइक मैमल्स जिनसे हम ओरिजिनेट किए. ठीक है, अब देखो जो हमें फॉसिल्स भी मिलती है ना अर्लीस्ट मैमल्स की, दे वर वेरी टाइनी, बहुत छोटी हैं. ओके जो हमें बताती हैं कि वी हैव प्रोबेबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच टाइप ऑफ मैमल्स ओनली. ओके अब जो मैमल्स हैं, मैमल्स शुरुआत से ही विविपारस थे और वो अपने अनबॉर्न यंग को भी अपनी मदर की बॉडी में ही प्रोटेक्ट करते थे, जैसा आज भी देखने को मिलता है. एग्जैक्टली ओके तो मैमल्स के पास हमेशा से एक बेस्ट एबिलिटी थी दैट दे कैन सेंस एंड अवॉइड एनी डेंजर. तो किसी भी डेंजर को वो सेंस कर सकते थे, अवॉइड भी कर सकते थे. इसीलिए जब रेप्टाइल्स का एरा कम होने लगा, जब रेप्टाइल्स घटने लगे ऑन दी अर्थ, तो मैमल्स को एक्सपैंड करने का मौका मिला एंड दे काइंड ऑफ टुक ओवर द अर्थ आफ्टर द रेप्टाइल्स केम डाउन. ठीक है, सो मैमल्स जब एक तरह से थ्राइव करने लगे तो आपको देखने को मिलता है साउथ अमेरिका जैसे लैंड पे. साउथ अमेरिका जिस समय आप कहते हो ना, इनिशियली मैंने बताया था अर्थ जब फॉर्म हुई थी, इट वाज अ सिंगल पीस ऑफ लैंड, जिसे हम एक सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया बुलाते थे. धीरे धीरे कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग की वजह से लैंड मासेस सेपरेट होने लगे. तो जिस समय साउथ अमेरिका था ना, उस टाइम पर आपको आज के प्रेजेंट डे वाले जो एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉडर्न जो आपके बेयर हैं, हिप्पोपोटामस, हॉर्स या रैबिट्स हैं, इन टाइप के जो मैमल्स हैं वो उस टाइम पर इनसे मिलते जुलते मैमल्स देखने को मिलते थे इन साउथ अमेरिका. तो साउथ अमेरिका में, आई विल राइट दिस डाउन, इन साउथ अमेरिका सर्टेन मॉडर्न डे मैमल्स जैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते थे. बट व्हाट हैपेंड वाज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग की वजह से जब साउथ अमेरिका का पीस ऑफ लैंड नॉर्थ अमेरिका के पीस ऑफ लैंड से जाके जुड़ा, तो नॉर्थ अमेरिका के जो फौना थे, जो एनिमल्स थे, वो साउथ अमेरिकन लैंड पे एनक्रोच की, उन्होंने हमला बोल दिया. दे केम ऑन टू द न्यू लैंड विच वॉज एडेड टू देम. तो साउथ अमेरिका पे जैसे ही नॉर्थ अमेरिका के एनिमल्स आए तो दे स्टार्टेड कंपीटिंग विद दीज एंसेस्टर्स ऑफ दी प्रेजेंट डे मैमल्स. तो साउथ अमेरिकन पीस पे या लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड पे जो एनिमल्स थे उनके साथ कंपटीशन होने लगा नॉर्थ अमेरिकन फौना का, और नॉर्थ अमेरिकन फौना बीइंग पावरफुल, उन्होंने इन एनिमल्स को एक्सटिंक्ट कर दिया ऑन दैट साउथ अमेरिकन पीस ऑफ लैंड. ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज उस समय पे दे वर आइदर यूज टू किल दीज साउथ अमेरिकन फौना और either they used to compete for the resources, और वो resources को देते नहीं थे to these South American animals या fauna, और उसकी वजह से they died off. okay okay then उसके बाद अगर हम देखें कुछ और further forms, तो देखो ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग की वजह से ही आज आपको मार्सुपियल्स यानी कि जो पाउच्ड मैमल्स है ना, जैसे कि कैंगरूज, वो देखने को मिलते हैं ऑन दी ऑस्ट्रेलियन पीस ऑफ लैंड. द रीजन इज जब ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट होता है फ्रॉम द एशियन प्लेट, तो उस टाइम पर सेपरेशन के टाइम पे जैसे ही लैंड सेपरेट हो रहा था ना, तो कोई और मैमल जो कि कंपीट कर सकता था विद दीस पाउच्ड मैमल्स, वो उस लैंड पर पहुंचा ही नहीं ऑस्ट्रेलियन लैंड पे. तो एज इन क्या हुआ, जो पाउच्ड मैमल्स थे उनको किसी और मैमल से कोई भी खतरा नहीं था, कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से दे वर इजिली एबल टू स्प्रेड देमसेल्व्स ऑन दी ऑस्ट्रेलियन लैंड. ओके और इस वजह से ही आज आपको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे सबसे ज्यादा पाउच्ड मैमल्स देखने को मिलते हैं, मार्सुपियल्स देखने को मिलते हैं. फाइन ओके देन उसके बाद इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो मैमल्स हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ लैंड पे देखने को मिलते हैं. देयर आर सर्टेन मैमल्स जो आपको होली वाटर में देखने को मिलेंगे इन द लाइफ स्पैन. तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वी हैव द ब्लू व्हेल, देन वी हैव सील्स, सी काउस एंड डॉल्फिन्स. सो दे आर होली इन वाटर, तो दे आर aquatic mammals. Is that okay? ठीक है. एंड फाइनली आज
हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, उनको स्टडी कर चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल जैसे फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड डॉग्स की तो स्पेशल स्टोरीज हैं अबाउट एवोल्यूशन। ओके, इनफैक्ट वन सच मैमल की हम यहाँ पर स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, और ऐसे मैमल्स जिनके पास एक्चुअली बहुत सारी स्किल्स है और सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी है। ऑब्वियसली कोई गेस कर सकता है किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? यस, एग्जैक्टली, वी ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो हम यहाँ पर एग्जैक्टली टेकअप करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन अर्थ। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है आफ्टर द ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन वुड बी द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन ऑन अर्थ। तो बच्चों चलिए बिगिन करते हैं विद द टॉपिक ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो बच्चों मैन के ओरिजिन एंड एवोल्यूशन की जो ये स्टोरी है ना, इट डेट्स बैक टू अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। मतलब इस स्टोरी को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिलियन साल पहले। ठीक है, 15 मिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ पे कुछ दो स्पेशल टाइप के प्राइमेट्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जिनके नाम हैं ड्रायोपिथेकस एंड द अदर वन इज रामापिथेकस। सो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस, जिनकी आपको पिक्चर्स यहां पर स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, ये एग्जिस्ट करते थे, दे वर प्राइमेट्स। ओके, अब देखो ये जो दोनों फॉर्म्स आपको देखने को मिलते थे, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स थे। पहली चीज, इनकी जो बॉडी थी उन पे आपको थिक या डेंस हेयर की ग्रोथ देखने को मिलती थी, दे वर वेरी हेयरी। साथ ही साथ दे यूज्ड टू वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज। ओके, तो ये इनके कॉमन फीचर्स थे, बट दे वर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, दोनों में डिफरेंसेस थे। ड्रायोपिथेकस में आपको ज्यादातर एप लाइक फीचर्स के डेवलपमेंट देखने को मिला, दैट मींस दे वर मोर एप लाइक क्रीचर्स। वाइल जो रामापिथेकस थे उनमें बहुत सारे मैन फीचर्स यानी कि मैनली फीचर्स डेवलप थे, इसलिए दे वर मोर मैन लाइक इन देयर अपीयरेंस। फाइन, ओके, एंड ऐसा माना जाता है कि ये जो दोनों के दोनों प्राइमेट्स थे, दे एक्चुअली वुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो एक कॉमन एंसेस्टर से दो ब्रांच ऑफ डिसेंट अराइज की, एक जाके काफी एप लाइक क्रीचर्स में डेवलप हुए जो कि ड्रायोपिथेकस में एंड किए, एंड द अदर वन एक्चुअली डेवलप्ड इनटू द मैन लाइक क्रीचर्स कॉल्ड रामापिथेकस। फाइन, ओके, अब अगर हम आगे बढ़ें द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन में हमें जो अगला एंसेस्टर देखने को मिलता है दैट इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हम समझें उससे पहले हमें चलना पड़ेगा टू दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो इस वर्ल्ड मैप में अगर हम चलें टुवर्ड द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको दो कंट्रीज मिलती हैं, इथियोपिया एंड टांजानिया, जो कि ईस्टर्न अफ्रीका का पार्ट है, राइट। तो ईस्टर्न अफ्रीका की ये दो कंट्रीज में आपको ह्यूमन की ह्यूमन लाइक जो बोन्स होती हैं उनके फॉसिल देखने को मिले, जिससे हमें ये एविडेंट होता है कि ईस्टर्न अफ्रीका में कुछ ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स भी एग्जिस्ट करते थे लगभग 3 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, तो लगभग 3 मिलियन साल पहले ह्यूमन लाइक क्रीचर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, और उनकी जो हाइट थी दैट वाज नॉट मोर देन 4 फीट एंड दे यूज्ड टू वॉक अपराइट, वो सीधे चलते थे। ओके, और ऐसे जो एंसेस्टर्स थे उनको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, राइट। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आपको देखने को मिले, पहली चीज तो दे वर प्रेजेंट 2 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 2 मिलियन साल पहले ये एग्जिस्ट कर रहे थे, एंड दे यूज्ड टू हंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन वेपन्स। तो स्टोन वेपन्स की मदद से ये हंट करते थे, ये बात याद रखिएगा। मतलब एक्चुअली दे वर नॉट हंटर्स, ये मीट नहीं खाते थे, दे एसेंशियली एट फ्रूट्स ओनली, बट अपने आप को दूसरे एनिमल के अटैक से बचाने के लिए दे यूज्ड टू हंट विद द हेल्प ऑफ स्टोन वेपन्स। तो आपके सामने ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है दैट इज ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस। गॉट दिस क्लियरली? ओके, अब जो नेक्स्ट हमको यहाँ पर आपको एंसेस्टर देखने को मिलता है आफ्टर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो हम देखने वाले हैं। उसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन बता दूं। एक्चुअली जो फॉसिल्स जो आपको ह्यूमन बोन लाइक फॉसिल्स मिली थी ना फ्रॉम दी टांजानिया एंड इथियोपिया, उनमें से कुछ बोन्स जो थी वो डिफर कर रही थी इन देयर स्ट्रक्चर। पता चला कि वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बोन्स नहीं थी, वो अनदर फॉर्म ऑफ द एंसेस्टर्स की बोन्स थी जो कि ह्यूमन की लाइन ऑफ डिसेंट में देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज ऑफ होमो हेबिलिस। तो जो होमो हेबिलिस आपको देखने को मिलते हैं बच्चों, ये पहले ह्यूमन लाइक बींग्स थे, मतलब दे वर मोर ह्यूमन लाइक। They were not exactly human beings, presently human beings की तरह नहीं है, but they were having more and more human-like features. इसीलिए इनको human-like beings बुलाया गया। और in fact we can use the word hominids for them. That means they were more human-like. ठीक है, इनको the very first tool maker भी बुलाते हैं क्योंकि ये tools को form करते थे। They were the handyman. इनको handyman का भी tag दिया गया है। Okay, so इनकी अगर brain capacity की बात की जाए,
ब्रेन कैपेसिटी इनकी कंपैरेटिवली लेसर थी, अराउंड 650 to 800 सेंटीमीटर क्यूबिक, राइट, एंड ये प्रोबेबली मीट नहीं खाते थे, बट एज आई टोल्ड यू दे यूज टू मेक टूल्स विद देयर ओन हैंड्स, इसलिए इनको हम हैंडीमैन या फिर द टूल मेकर भी बुलाते हैं। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट जो हमको अनदर एंसेस्टर देखने को मिलते हैं दैट इज ऑफ होमो इरेक्टस। अब ये जो होमो इरेक्टस हैं इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लीजिए। तो हमें ना जावा जो कि जगह है इन इंडोनेशिया, उसमें 1891 में कुछ फॉसिल्स मिलती हैं और वो फॉसिल्स डेट बैक करती हैं जो अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, जो कि हमें बताती हैं अबाउट द नेक्स्ट एंसेस्टर आफ्टर द होमो हेबिलिस एंड दैट वाज होमो इरेक्टस के बारे में। इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी इट वाज अराउंड 900 सेंटीमीटर क्यूबिक, जो कि पिछले वाले यानी कि होमो हेबिलिस से ज्यादा थी, राइट, एंड ये प्रोबेबली मीट खाते थे। तो यहां पर आपको होमो इरेक्टस के सेवरल मेंबर्स दिखाए जा रहे हैं इस पिक्चर में, ठीक है? ओके, देन होमो इरेक्टस के बाद जो नेक्स्ट आपको एंसेस्टर देखने को मिलता है दैट इज ऑफ होमो निएंडरथैलेंसिस, जो कि सबसे क्लोजेस्ट माने जाते हैं टू दी प्रेजेंट डे ह्यूमन बींग्स। सो होमो निएंडरथैलेंसिस, जिनको हम निएंडरथल मैन भी बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? निएंडरथल मैन, ठीक है? सो इनका नाम पड़ा फ्रॉम द निएंडर वैली। ओके, सो देखो यहां पर दे यूज्ड टू लिव इन द ईस्ट एंड द सेंट्रल एशिया। तो ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में ये एग्जिस्ट करते थे कितने साल पहले? 1 लाख से लगभग 40,000 साल पहले ही एग्जिस्ट करते थे, ठीक है? और इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो सबसे हाईएस्ट है, देखो 1400 सेंटीमीटर क्यूबिक। ओके, तो ये इनका ब्रेन साइज था एंड दे यूज्ड टू हाइड, they used hide to protect their body, मतलब they used to cover their skin with the help of animal hides, ताकि वो अपनी स्किन को बचा सके, and they also buried their dead। तो ये हमें सारी चीजें क्या बताती हैं? देखो ये एक साथ कम्युनिटी में रहना जो स्टार्ट है ना पहली बार इन्हीं ने किया था, यानी कि निएंडरथल मैन ने किया था, तभी तो they used to live in the caves, and साथ ही साथ ये अपनी बॉडी को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे with the help of hides, animal hides के थ्रू, and they used to bury their dead। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमोशनल कनेक्शन या इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट था वो इधर ही पर होमो निएंडरथैलेंसिस में ही देखने को मिला। ओके, सो दिस वाज अबाउट होमो निएंडरथैलेंसिस एंड फाइनली एवोल्यूशन होता है द मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स का, विच आर कॉल्ड द होमो सेपियंस। ओके, सो प्रेजेंट डे जो होमो सेपियंस हैं, पहली चीज तो ये अराइव किए हैं इन अफ्रीका, तो ओरिजिन इनका अफ्रीका में हुआ है, but then they migrated to the other continents. So they arose in Africa, but after that they migrated to different continents. ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जो मॉडर्न फॉर्म्स हैं, आज के जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो आपके प्रिमिटिव वाले ह्यूमन बींग्स हैं। जो मॉडर्न ह्यूमन बींग्स हैं उनका ओरिजिन होता है ड्यूरिंग द आइस एज, जो कि चली थी फ्रॉम 75,000 to 10,000 ईयर्स पर पहले। तो मॉडर्न जो ह्यूमन बींग्स के फॉर्म्स हैं दे हैव ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द आइस एज। ओके, इस ड्यूरेशन को आपको लगभग याद कर लेना है। ओके, अब इनके बारे में कुछ और खासियत जानते हैं अबाउट दी ह्यूमन बींग्स जो प्रेजेंट डे आपको देखने को मिलेंगे होमो सेपियंस के बारे में। सो इन्हीं होमो सेपियंस को एक्चुअली क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स। ओके, और इनका डेवलपमेंट इन्होंने किया था अराउंड 18,000 ईयर्स पहले। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको देखने को मिलते हैं, लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं, वन सच एग्जाम्पल आई लाइक टू कोट, दैट इज ऑफ द भीमबेटका रॉक शेल्टर। सो जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है उसमें जो ये केव पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, एक्चुअली जो भीमबेटका रॉक शेल्टर है इट इज प्रेजेंट इन द रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो एमपी के ये जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये आपको रॉक शेल्टर देखने को मिलेगा जहां पर ऐसी केव पेंटिंग्स आपको प्री हिस्टोरिक मैन की दिखाई जाती हैं। सो एक्चुअली दे डेवलप्ड दिस प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स ड्यूरिंग और अराउंड 18,000 ईयर्स पहले, राइट? इस बारे में आपको याद रखना है। एंड जो एग्रीकल्चर का ओरिजिन हुआ है, एग्रीकल्चर बेसिकली ओरिजिनेट किया था अराउंड 10,000 ईयर्स अगो, तो लगभग 10,000 साल पहले ही एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद डेफिनेटली यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ पर एग्रीकल्चर होगा वहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट होगा, बिकॉज नीड्स जो है वो फुलफिल ही एग्रीकल्चर से हो रही है। आवर कंट्री इज ऑल्सो एन एग्रीकल्चरल लैंड, राइट? सो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत रिसेंटली डेवलप हुआ है। ओके, 10,000 ईयर्स पहले, और उसके बाद ही ह्यूमन सेटलमेंट में रहना एक तरह से यहाँ पर
देखने को मिला आफ्टर द एग्रीकल्चर वाज सेट अप एंड रेस्ट इज अ हिस्ट्री कि कैसे ह्यूमन जो है वो फर्दर उनकी बहुत सारी रेसेस में डिवाइड हुए, यानी कि यही जो ह्यूमन आपको देखने को मिले ना ये डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में डेवलप हुए हैं और कैसे सिविलाइजेशन जो है वो राइज की हैं, डिक्लाइन की हैं, वो सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमको ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन देखने को मिलता है ऑन द अर्थ। सो आई होप दिस चैप्टर इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का चैप्टर एवोल्यूशन। आई होप इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।